सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जॉली शर्मा। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 10। बहुत ही अच्छी हास्य प्रधान कहानी थी, हमने पढ़ी, बहुत ही मज़ा आया था और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने अच्छे से करे। सभी को समझ में आ गए थे प्रश्न उत्तर इसके? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अब भाषा की बात कराऊंगी। भाषा की बात आपके पेज नंबर 61 पर है, तो सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 61 का। हालांकि भाषा की बात में छोटा सा ही टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, भाषा की बात इतना सा ही टॉपिक है, उपसर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर मैं आपको उपसर्ग से संबंधित भाषा की बात बाद में कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको उपसर्ग जो टॉपिक है उसको आपके मतलब जो उपसर्ग टॉपिक उसको क्लियर कर देती है, यानी वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम भाषा की बात करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो। यहाँ पर आपका ग्रामर, हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक हो रहा है। कल को आपको कि मैम आपने तो करवाया ही नहीं उपसर्ग, है ना। संस्कृत में आप सब लोग करवा चुकी हो और हिंदी में उपसर्ग में आपको यहाँ पर ही करवा रही हूँ। ये बाद में नहीं कराऊंगी, तो आपको अभी ध्यानपूर्वक देखना है। ओके, ध्यान से अच्छे से समझ के करिएगा। सभी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, है ना, रफ कॉपी खोल लीजिए। पुस्तक तो में नहीं है, मैं इसमें वीडियोज़ में आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ पर अपन करना शुरू करते हैं। मैं आपको समझाऊंगी, आप ध्यान से कीजिएगा। ये भी आपका एक टॉपिक है। सबसे पहले देखिए उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है, उपसर्ग कहते किसे हैं, तो अपन इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। सॉरी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं जो कि शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, कभी कभी शब्द के अर्थ को परिवर्तित भी कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। अब आप कहेंगे मैम पीछे भी तो जुड़ता है। हाँ, तो वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसको तो हम प्रत्यय कहते हैं, है ना। और अभी हम प्रत्यय नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय हम बाद में किसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, क्योंकि उपसर्ग संस्कृत में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपसर्ग संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है, उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हिंदी भाषा है वो किससे उत्पन्न हुई है, आप सभी को पता है, संस्कृत से उत्पन्न है। किससे उत्पन्न हुई है, संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो ये कह रहे हैं संस्कृत है, संस्कृत से उत्पन्न जो भाषाएं हैं उनमें जो अव्यय है, क्योंकि उपसर्ग भी अव्यय में ही काउंट होते हैं, उस शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ का विस्तार कर देता है, यानी उसके अर्थ को बढ़ा देता है या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ उपसर्ग, उपसर्ग किससे बना है पहले वो समझ लेते हैं ना। उपसर्ग यानी सृज मतलब होता है त्यागना, उसमें अगर गंज प्रत्यय लगाए तो हमारे उपसर्ग शब्द बनेगा। अब उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, अनु, उप, वि, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं। ये आपने सभी ने पढ़ा है। अब उपसर्ग का अगर अर्थ देखते हैं अलग तरीके से, तो देखो उप प्लस सर्ग, यानी कि उप मतलब होता है समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, यानी कि समीप बैठाकर जो नई रचना की जाती है हम उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका अर्थ होता है, जैसे देखिए यहाँ पे, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, है ना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ जो उपसर्ग की प्रॉपर आपको परिभाषा देनी है वो ये वाली है, नीचे वाली आपको उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है। कौन सी, नीचे वाली। जब आपको उपसर्ग की परिभाषा लिखनी होगी तो आप क्या लिखेंगे, उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना। इसका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि में, आदि मतलब पहले, आदि में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब कैसे कहलाते हैं, हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। हार का मतलब क्या होता है, पराजय। ठीक है, परंतु इसी शब्द के आगे अगर प्र शब्दांश को हम जोड़ दें, इसको प्र को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा, प्रहार। हार के आगे प्र उपसर्ग जोड़ा, एक शब्दांश हमने जोड़ा प्र, तो प्र प्लस हार बना, जिसका मतलब होता है चोट करना। समझ में आया आपको, यानी हार शब्द है उसका मतलब होता है हारना, पराजय, परंतु उसके आगे अगर हमने एक उपसर्ग जोड़ा, प्र उपसर्ग जोड़ा, तो प्र प्लस हार, प्रहार, जिसका मतलब होता है चोट करना, मारना। सभी को समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर हमने आ जोड़ा, तो
आ जोड़ने से क्या बनेगा? आहार। आहार मतलब भोजन। क्या बनेगा? आहार। आहार मतलब भोजन, है ना। फिर हमने सम जोड़ा, सम प्लस हार, तो क्या बना? संहार। क्या बना? संहार यानी विनाश। फिर वही हमने हार के पहले वी जोड़ा, तो क्या बना? विहार। विहार मतलब घूमना। तो इस प्रकार से नए शब्द बन गए। तो हमने देखा एक हार शब्द से हमने अलग अलग उपसर्ग जोड़कर अलग अलग शब्द बना दिए। जैसे हार मतलब पराजय, प्र प्लस हार प्रहार मतलब चोट करना, आ प्लस आहार आहार मतलब भोजन, सम प्लस हार संहार मतलब विनाश, वी प्लस हार विहार मतलब घूमना। तो यहाँ जब मैं आपको ये कॉपी में करने को दूंगी तो आपको डेफिनेशन केवल इतनी ही लिखनी है, उपसर्ग वाली जो ना और के बाद जो लिखी हुई है ये ही इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये कुछ उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? प्र प्लस आ। देखिए यहाँ पे उपयुक्त उदाहरण जो हमने पढ़ा, प्र, आ, सम, वी, अलग से कोई इनका कुछ अर्थ नहीं होता है ना। ये जो शब्द छोटे छोटे शब्दांश हम इन्हें बोलते हैं, इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें किसी शब्द के साथ इनको जोड़ते हैं तो ये उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या तो नया बना देते हैं या विस्तार कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो शब्दांश जो शब्द के आदि में यानी पहले जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। अब देखो संस्कृत में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि संस्कृत में केवल और केवल 22 ही उपसर्ग होते हैं। फिक्स है वो उपसर्ग, केवल 22 ही उनकी संख्या होती है, वो निश्चित है। जबकि हिंदी के अंदर उपसर्गों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग भी आप लिख सकते हो ना। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के उपसर्ग। तो देखिए यहाँ पे आप 4 भागों में अपन कर सकते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग आपको पता है 22 होते हैं, तो जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है वो हिंदी में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दु, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये इस तरीके से 22 उपसर्ग हैं। इसमें शायद राइटिंग कुछ उपसर्ग नहीं दे रखे, लेकिन मैंने नीचे उदाहरण में सारे उपसर्गों को दे रखा है। अब देखिए उदाहरण, देखिए इनके उदाहरण भी मैंने एक दो दे रखे हैं, आपको समझना है क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए अति। अति मतलब होता है आधिक्य, अधिकता, अतिशय, अति वे, है ना। अति उपसर्ग, अब देखो शय शब्द है उसके आगे अपन ने अति जोड़ दिया और जैसे अपन ने अति जोड़ा उसका अर्थ परिवर्तित हो गया, आधिक्य हो गया ना। अतिशय, अतिदेव, है ना। अधि, अधिक, अति, अधि से बनने वाले उपसर्ग देखिए अधिपति, अध्यक्ष। अब यहाँ आप कहेंगे मैम अधि कैसे है, तो यहाँ अधि प्लस अक्ष हुआ और जब इसकी संधि हुई तो अध्यक्ष शब्द बना, यण संधि हुई है, ई य में परिवर्तित हो गया, अधि का जो ई था वो य में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अधि प्लस अयन, अयन है ना, तो अध्ययन। तो यहाँ पे भी ई है वो गुण यण संधि हो गई और ई य में परिवर्तित हो गया। अध्यापन वही अधि प्लस आपन, है ना। अनु, अनु का हुआ अनुक्रम, अनुताप, अनुज, ये नए नए शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको शब्द दिए हुए हैं, ये सारे सब शब्द संस्कृत के हैं, फिर हम हिंदी के और उर्दू के भी पढ़ेंगे। जैसे अनु, अनु का क्या? अनुकरण, अनुमोदन। तो मूल शब्द क्या है इसमें? करण। करण के आगे अपन ने अनु उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, अप यानी खाली, है ना, इसका मतलब होगा मतलब खाली। अपकर्ष, अपमान, मान शब्द के आगे आपने अप लगाया तो अपमान शब्द बना, है ना। और अगर वही आपने सम उपसर्ग लगाया मान के बाद तो सम्मान शब्द बना। ठीक है, अप से होता है अपकार, अपजय, अपि, अपि से अभिधान, है ना, अच्छादन। अब देखो ये अच्छादन शब्द है, ये संधि की वजह से बना है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ओके, अपयश भी हो सकता है, देखो मैं आपको अपयश, है ना, और क्या है अभी से बनता है, अभिनंदन, अभिलाष, अभी से अभिमुख, अभिनय, अभी से देखो अभ्युदय, यहाँ पे भी बोल। यहाँ ज्यादातर अगर इकारांत शब्द है उसके बाद कोई अ या ई वाले शब्द आए तो यहाँ यण संधि हो जाएगी, आपको याद है। ई वाला यानी कि
यण संधि आपको पता है प्रथम वर्ण ई या ऊ से संबंधित होना चाहिए और बाकी के पीछे की तरफ और कोई भी असमान स्वर होगा तो यण संधि हो जाती है। तो जितने भी जैसे अभी है, अदी है ना, नी है, ऐसे जो शब्द आते हैं उनके बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पे आके यण संधि हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी अभी प्लस उत्थान आया तो अभ्युत्थान, अभ्युद्ध है ये शब्द बने, इसमें कौन सा है, अभी है, ठीक है। अब से देखिए अवगणना, अवमाना, अवतरण, अवगुण, अवकृपा। आ से देखिए आकंठ, आजन्म, आ से आरक्त, आ से आगमन और आदान, ठीक है। आ से आक्रमण, आकलन, तो ये सारे आ के उदाहरण हैं। फिर है उत, उत से उत्कर्ष, उत्तीर्ण, है ना, उद्विज। उप से देखिए उपाध्यक्ष, उपदिशा, उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र, ठीक है। इस बार दुर और दुष, दुर और दुष का देखिए दुराशा, दुरुक्ति, दुर्चिन्ह, दुष्कर्म, तो ये सब। इसमें भी देखो आप कहें कि मैम यहाँ पे रे है, कहीं से है, तो षटकोण वाला श हो गया या शलगम वाला श हो गया, तो केवल संधि के नियम ही इसमें चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आपको संधि कराया था, उपसर्ग कराया था, तो मैंने समझाया था, ठीक है, कि अगर दुर या स के बाद दुष शब्द है तो दुष है या निश है, तो ऐसे वर्णों के बाद में अगर कोई शब्द क से शुरू होता है या प से शुरू होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दुष प्लस प्रत्यय है, तो यहाँ प्रत्यय शब्द आया तो क से है। ऐसे में स जो शंकर वाला से, जो सड़क वाला से है, वो श षटकोण वाले में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। और वहीं अगर उसके बाद वाला शब्द च से शुरू हुआ, जैसे दुष प्लस चिन्ह, तो यहाँ श शलगम में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और र है, वो अगर र आता है और कोई भी व्यंजन वर्ण आया है तो वो उसके ऊपर चला जाएगा, जैसे दुर्गुण, है ना, दुर्जन, इस तरह दुर्बल, ठीक है। फिर नी से है निगम, निबंध, नी से निकामी, निजोड़, निर में निर्रंजन, निराशा, है ना, निश से निष्कंठ, निष्फल, निश्चली, निष्फल है, फल लिखा हुआ है, ठीक है। ल भी कई बार इस तरीके से लिखा जाता है, इसे कंफ्यूज मत होना ना। निश्चल, निशेष, तो यहाँ पे भी संधि हो गई है। आगे देखिए परा, ये सब अभी हम संस्कृत के उदाहरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। परा, पराजय, पराभव, परि, परिपाक, परिपूर्ण, परिमति, परिश्रम, परिवार, बहुत सारे बनते हैं। पर्यावरण, अगर आप संधि कर देते हैं तो पर्यावरण हो जाता है यण संधि में। प्र मतलब प्रकोप, प्रबल, प्रतिपा, प्रपिता, है ना। प्रति से प्रतिकूल, प्रतिच्छाया, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक। वी से विख्यात, ख्यात के आगे अपने वी लगाया, विनती, विवाद। वी से विफल, विधवा, विसंगति। सम से संस्कृत, संस्कार, संगीत, संयम, संयोग, संहार, संसार, संकीर्ण, बहुत सारे बनते हैं। सम्मान, ठीक है। सु से है ना सुगम, सुकर, स्वल्प। सु से अधिक, सुबोधित, सुशिक्षित। मतलब देखिए जो ब्रैकेट में शब्द लिखे हुए हैं वो अर्थ में क्या परिवर्तन करते हैं वो बताए। जैसे परा शब्द है, जय के आगे लगा तो जय मतलब होता है जीतना, जबकि परा शब्द थी वो उसका उल्टा कर दिया, पराजय मतलब हार। भव मतलब होना, पराभव मतलब नहीं होना, ठीक है। और वही इस परा का मतलब हो जाता है पूर्ण, यानी कुछ शब्दों पे लगने पे वो पूर्णता का भाव होता है। तो ये ब्रैकेट वाले शब्द को उसमें क्या परिवर्तन करना है उसको बताया गया है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही उपसर्ग लग रहा है, एक साथ दो उपसर्ग भी लग सकते हैं। जैसे देखिए वाद, तो अपवाद शब्द बना और उसके आगे प्रति लिख गया तो प्रति अपवाद, प्रत्यवाद। यहाँ पे यण संधि हुई है, ई की मात्रा के बाद अ है तो ई य में परिवर्तित हो गया तो प्रत्यपवाद। दो स्वर, दो उपसर्ग है, प्रति प्लस उप। सम प्लस आ प्लस लोचन, तो आलोचन भी हो सकता है, समालोचन भी हो सकता है। वी प्लस आकरण, तो व्याकरण। यहाँ पे भी देखिए वी के बाद ई के बाद आ है। मैंने बताया जितने भी इकारांत उकारांत शब्द हैं तो वहाँ उपसर्ग लगाते समय वहाँ पर यण संधि परिवर्तन हो जाता है, तो क्या बना, व्याकरण बना। अब इसके बाद देखिए हिंदी का उपसर्ग है हमारे पास कुछ, वो हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे। जैसे देखिए ऐसे अभाव, निषेध, अभाव और निषेध अर्थ में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे अछूता, अथाय, अटल। तो ये जो अभाव, निषेध वगैरह ये क्या है आपके, इसका अर्थ जो परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अन शब्द है वो भी अभाव में और निषेध में आता है, जैसे अनमोल, अनबन, अनपढ़, ठीक है। कु शब्द है वो बुरा के अर्थ में आता है, जैसे कुचाल, कुचैला, कुचक्र, है ना।
दू शब्द है कम, कम के अर्थ में आता है या बुरे के अर्थ में आता है, जैसे दुबला, दुलारा, दुधारू, ऐसे ना। नी शब्द कमी में आता है, जैसे निगोड़ा, निडर, निहत्ता, निकम्मा। औ जो है उसका मतलब होता है औ भी उपसर्ग होता है, हीन और निषेध अर्थ में आता है, जैसे अगुर, ओघर, ओसर, ओसान, ठीक है। ये देखिए बीच बीच में अर्थ बता रखा है, बाकी उसके उदाहरण दे रखे हैं। भर का मतलब होता है पूरा, जैसे भरपेट, भरपूर, भरकस, भरमान, ये सब हिंदी के उदाहरण है। सु का मतलब अच्छा होता है, जैसे सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल। अध मतलब अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा, है ना। उनका मतलब होता है एक कम, जैसे 29 तो 30 में एक कम, 59 60 में एक कम, 69 70 में एक कम, 39 40 में एक कम, ठीक है। पर मतलब दूसरा या बाद में, जैसे परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित इत्यादि। अब इसके बाद है बिना, बिना के अर्थ में जिस निषेध मना करने, जैसे बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो ये सब आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। और अब इसमें लास्ट में हम पढ़ेंगे अरबी और फारसी के उपसर्ग, ये थोड़े अलग होते हैं। इसमें ज़्यादातर ये किसमें लगता है, उर्दू शब्दों में लगता है। देखिए यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं ये उपसर्ग हैं। उसके बाद जो एक एक शब्द लिखे हुए डैश, दोनों तरफ डैश से बीच के, वो उनका अर्थ परिवर्तित करते हैं, वो है, और उसके आगे उनके उदाहरण हैं। जैसे कम मतलब थोड़ा या हीन, तो जैसे कमजोर, कम वक्त या कम अक्ल। खुश से क्या बना, अच्छा, खुश नसीब, खुश खबरी, खुश हाथ, खुशबू। गैर से निषेध के अर्थ में आएगा, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, ठीक है। ना से जो कि अभाव के अर्थ में है, नापसंद, ना समझ, नाराज, नालायक, ठीक है। ब यानी और, अनुसार के अर्थ में। बनाम, बदौलत, बदसूरत, बदस्तूर, बगैर, बदसूरत, वो बद में आ गया, सॉरी। बा का आएगा संगीत, जैसे बाकायदा, बा इज्जत, बा अदब, बा मुला। तो यहाँ आप देखिए जितने भी शब्दों के हम आगे ये उर्दू और फारसी उपसर्ग जोड़ रहे हैं, वे सभी शब्द उर्दू और फारसी के ही शब्द हैं, हिंदी के या संस्कृत के शब्द नहीं है। जैसे यहाँ देखिए बद मतलब माश शब्द है, नाम शब्द है, किस्मत है, वो है, ये सभी उर्दू के शब्द है। तो इसके आगे हमने बद उपसर्ग लगाया तो बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, है ना। बे लगाया तो बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। ला, ला का मतलब रहित, ला परवाह, ला चाल, लावारिश, ला जवाब, है ना, ला इलाज, ये ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। सर, इसका मतलब मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ये से शब्द। हम यानी समान जो अर्थ देता है, साथ वाला जो अर्थ देता है उसमें होता है, जैसे हमदर्दी, हम राह, हम उम्र, हम दम, हम सफ़र, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। हर मतलब प्रत्येक, जैसे हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। तो ये थे हमारे उर्दू और फारसी के शब्द। मैं आपको जब PDF भेजूंगी तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आपको कॉपी में करनी है। तो अब हम इसका बुक के अंदर जो आपके भाषा की बात है उसमें से हम इसको कर लेते हैं। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 61 निकाल लीजिए, उसमें भाषा की बात लिखी हुई है। धुली बेधुली बाल्टी लेकर, मतलब धुली का मतलब होता है धुली हुई, साफ, और बेधुली, अब देखिए यहाँ पे बे उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बे उपसर्ग, है ना, बिना धुली। बाल्टी लेकर हाथ, 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े। अब यहाँ धुली शब्द के पहले बे लगाकर बेधुली बना है, इसका अर्थ होता है बिना धुली। बे उपसर्ग लगा दिया, है ना, तो उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ अन्य शब्द बनाए अपन ने, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेचारा, बेहोश आदि, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमको कुछ उपसर्ग दिए हैं, हमको इन उपसर्ग से संबंधित बुक के अंदर से ही बनाने हैं। आपको नहीं मिलता बुक के तो आप बुक के बाहर से भी बना सकते हैं। जैसे देखो प्र उपसर्ग से हमने पढ़ा था प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। फिर आ से देखिए आमरण, आभाग, आजन्म, आगत। फिर दूसरा क्या, भर, तो भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक, ठीक है। बद से बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर, है ना, बदमाश। तो इस तरीके से हमारे ये उपसर्ग बन गए। तो मैं क्लास ये समाप्त करती हूँ, और आप सभी को ये सारा कार्य आपको PDF मिल जाएगा, और आपको इसको करना है कॉपी में। तो क्लास ये समाप्त करती हूँ।